नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही है। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और क्लास के साथ इस सीरीज में वापस आए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, पिछले की क्लास से अब हम लोग क्वेश्चन देखने लगे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या आप कर सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के एंट्रेंस के लिए, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ में आपका सीयूईटी तो है ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपने कल देखा था कि किस तरह से हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे, यानी कि एक क्वेश्चन से हमें कई बातें क्लियर हो रही थी। तो इसी तरह का कुछ खास क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। आज फिर मैं लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर काम देगा। या आपका सीयूईटी अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं अक्सर आप देखे होंगे कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसे सेलेक्ट किया हूं। आपको बता दूं, कल की जो यानी कि नेक्स्ट क्लास रहेगी, आप लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी प्लान किया है मैंने। प्लान ये है कि कुछ टॉपिक सेलेक्ट किया है मैंने, यानी कि आप कह सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के। वो ऐसी टॉपिक है जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो आपको बता दूं, वो कल की क्लास इंतजार कीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग उसे ट्रिक से याद करेंगे और वो एक ही क्लास में उसी टाइम में आपको याद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए कल की क्लास जो रहेगी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, जिसमें मैंने प्लान बनाया है कि कुछ अलग तरीके से या आप कह सकते हैं ट्रिक से हम लोग उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और आपका एग्जाम में देखिएगा उससे क्वेश्चन आते हैं जरूर। पीछे के अगर कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम देखेंगे उससे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए वो हार्ड तो है, बहुत याद करने के लिए हार्ड है, लेकिन कल वो एक ही क्लास में तैयार होगा। तो यहाँ आपको बता दूं कि हम लोग कुछ क्वेश्चन आज फिर लेके आए हैं, जिसमें से हम लोग कल लगभग 10 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को कल का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी तक वो याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। यहाँ पे देखिए, मैं अलग अलग तरह क्वेश्चन ला रहा हूँ, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ओशिनोग्राफी अभी चल रही है, धीरे धीरे आगे क्या किया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा जैसे एग्जाम्स में आएंगे। तो अभी क्या है, अभी शुरुआत है क्वेश्चंस का, इसलिए आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए, बस इस वजह से मैं ऐसा क्वेश्चन ला रहा हूँ। क्या पूछ रहा है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। तो आप को अब बात यह पता चल जानी चाहिए कि इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इतने डिग्री अक्षांश पे कौन सी जलधारा किस जलधारा से मिल रही है। तो ये बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है। तो कह रहा है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गल्फ स्ट्रीम से मिल रही है। अब मैंने जब गल्फ स्ट्रीम की बात की है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है, ठंड बहुत तीव्र गति से चलती है। कहाँ चलती है, अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब जब इतना आप सोच लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके आगे पीछे कौन सी जलधारा थी, यानी कि फ्लोरिडा की जलधारा थी। फ्लोरिडा की जलधारा जब बहुत तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तो उसे गल्फ स्ट्रीम बोल रहे थे। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे जाके लेब्राडोर से मिल रही थी, जो कि लेब्राडोर ठंडी जलधारा थी। याद कीजिए, वो मैंने सब बातें की हैं उसमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फ्लोरिडा की जलधारा, बिल्कुल नहीं, वहां पे फ्लोरिडा की जलधारा नहीं है गल्फ स्ट्रीम के पास। उत्तरी अटलांटिक धारा, नहीं ये भी नहीं है, उत्तरी अटलांटिक धारा भी नहीं है। और फिर थर्ड लेब्राडोर की जलधारा, फोर्थ है कनारी की जलधारा। तो लेब्राडोर मैंने जैसे हम लोग पढ़े थे कि ऊपर से लेब्राडोर आके गल्फ स्ट्रीम में मिल रही थी, इधर से क्या थी, ये फ्लोरिडा की जलधारा थी। फ्लोरिडा की जलधारा आगे बढ़ रही थी, फिर गल्फ स्ट्रीम हो जा रही थी, गल्फ स्ट्रीम पे आगे जाके ऊपर से लेब्राडोर आ रही थी। तो ये बात अब ध्यान देना चाहिए कि गल्फ स्ट्रीम के आगे पीछे कौन सी जलधारा है, तो आप इसको बड़े आसानी से कर देंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेब्राडोर। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा कि गल्फ स्ट्रीम से कौन सी जलधारा आके मिल रही है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, आप कहेंगे लेब्राडोर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धारा गर्म जलधारा है। अब देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जलधाराएं हम लोग पढ़े हैं उसमें से कौन सी जलधारा नाम पूछ सकता है, इसमें से कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी है। तो ये सब बातें आपको ध्यान देना होगा। तो पहला ऑप्शन है पेरू की धारा, या आप कह सकते हैं पेरू की जलधारा। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की जलधारा। सी है दक्षिण प्रवाह। डी है सुसीमा की धारा। अब एक एक करके चलिए देखते हैं। पेरू की जलधारा हम लोग देखे थे क्या थी, ठंडी जलधारा थी। कैलिफोर्निया की भी जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है। दक्षिणी प्रवाह यानी कि साउथ ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मैंने बताया था, वो भी खास करके साउथ वाली, तो हमेशा क्या होती है, वो ठंडी जलधारा होती है। जो दक्षिणी प्रवाह है वो हमेशा ठंडी होती है और तीव्र होती है, वेस्टर्लीज विंड्स की वजह से जो आगे बढ़ती है। तो ये दक्षिण प्रवाह भी नहीं होगा क्योंकि पूछा है गर्म जलधारा का। और नेक्स्ट है सुसीमा की जलधारा। तो सुसीमा की जलधारा आप लोग देखे थे क्या थी, वो गर्म जलधारा थी। तो यहाँ पर गर्म जलधारा का पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, यानी कि सुसीमा की धारा क्या है, गर्म जलधारा है।
अब इसमें नाम वो चेंज कर भी सकता है कि अब किसी और महासागर की जलधाराओं को पूछ सकता है कि इसमें कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। मैंने ये बात चर्चा की थी कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर में तो एक जैसी हैं, लेकिन मैंने कहा था हिंद महासागर जो है बाकी महासागरों से यहाँ की जलधाराएं अलग हैं। वहां पर क्या हो रहा था, मानसून का प्रभाव पड़ रहा था। आप देखे थे जब भारत में मानसून आ रहा था तो वो किस डायरेक्शन में चल रही थी, भारत जब मानसून जब लौटता है तब किस डायरेक्शन में जलधाराएं चल रही थी, ये बातें हमने क्लियर की थी। आप लोग अगर हो सके याद हो तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, हिंद महासागर में मानसून की वजह से, भारत में क्या आता है, मानसून आता है, तो भारत में पास कौन सा, हिंद महासागर है, तो मानसून का प्रभाव किस पर पड़ेगा, हिंद महासागर पर पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या कहेंगे, हिंद महासागर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, हिंद महासागर। आगे भी देख लेते हैं, प्रशांत महासागर ये भी नहीं है, अटलांटिक महासागर ये भी नहीं है, उपरोक्त सभी ये भी नहीं, तो आप यहाँ कहेंगे हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं वहां पर स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। मानसून की वजह से जब आ रहा था, जा रहा था, तो वहां डायरेक्शन जलधाराओं की बदल रही थी। स्थल मंडल आप कर सकते हैं कि एक तरह से क्या है, ये आंशिक बंद महासागर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ऊपर इंडिया है, फिर इधर अरब के देश हैं, ये सब ढके हैं, ऊपर से कवर किए हैं, तो इस सब का प्रभाव किस पे पड़ता है, हिंद महासागर की जलधाराओं पर। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की दक्षिणी छोर तक, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, अफ्रीका की दक्षिणी छोर तक निम्न में से कौन सी धारा प्रवाहित होती है। धारा कौन सी प्रवाहित होती है दक्षिणी छोर तक, यानी कि एकदम साउथ सदर्न साइड तक कौन सी जलधारा वहां पे प्रवाहित होती है। एक एक करके देखते हैं। मोजाम्बिक की धारा, अगुलहास की धारा, दक्षिण विषुवतरेखीय और डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। एक एक करके फिर क्लियर करते हैं। क्या करा, पहला करा मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की जलधारा तो अभी और आगे बढ़ेगी, यानी कि जब विषुवत रेखा के पास जब जलधारा एक मुड़ रही थी, तो वो जो मुड़ने के बाद मोजाम्बिक की जलधारा बोल रहे थे, हिंद महासागर की बात है। ये देखिए विषुवत रेखा के पास से जब जलधारा मुड़ रही थी तो मोजाम्बिक की धारा एक हो रही थी और एक हो रही थी आपकी मेडागास्कर की जलधारा। तो मेडागास्कर की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा जब आगे जाके मिल रही थी, तब जाकर हमें अगुलहास की जलधारा मिल रही थी। कौन सी मिल रही थी, अगुलहास की जलधारा। तो अगुलहास की जलधारा हो सकता है, अभी आगे देख लें, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। दक्षिण विषुवत रेखी धारा, दक्षिण विषुवत रेखी, ये तो विषुवत रेखा के पास रहेगा, तो अब उसके दक्षिणी छोर पर कहाँ से पहुंचेगा, तो ये भी नहीं है। फिर अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर पे होगा, तो वहां पे तो रहेगा नहीं, तो यहाँ आप कहेंगे अगुलहास की जलधारा इसका राइट ऑप्शन होगा। एक बार फिर से समझिए, अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक निम्न में से कौन सी जलधारा प्रवाहित हो रही है। बात यहाँ पे हिंद महासागर की जा रही है। तो हिंद महासागर में पहले विषुवत रेखी जलधारा चलती है, वो आगे जाके मेडागास्कर से टकराती है। मेडागास्कर के पास वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक मोजाम्बिक की जलधारा, एक आपकी आ जाती है मेडागास्कर की जलधारा। तो फिर आगे जब बढ़ती है मेडागास्कर और मोजाम्बिक की जलधारा आगे बढ़ती है, तो वहां पे मिलकर फिर वो कहलाती है अगुलहास की जलधारा। तो आप देखेंगे अगुलहास की जलधारा जहां पर है वहां पर अफ्रीका का दक्षिणी छोर है, तो आप इसलिए कहेंगे कि अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक अगुलहास की जलधारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन 20 का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 15, पेरू या पेरू धारा का तापमान। ध्यान दीजिएगा, पेरू की बात किया जा रहा है। पेरू धारा का तापमान तट से सागर की ओर, क्या कर रहा है, तट से सागर की ओर जाने पर, तट से पेरू की जलधारा जो है तट से सागर की ओर और जाने पे आगे क्या होगा, तापमान क्या होगा, घटेगा, बढ़ता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है। तो आप कहेंगे कि पेरू की धारा का तापमान तट से सागर की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, बढ़ता जाता है। यानी कि पेरू की जलधारा अगर तट से सागर की ओर हम जाएंगे उसमें, तो देखेंगे वहां पे तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हो गया हमारा 15th नंबर। 16th है, पेरू की जलधारा का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। ये क्वेश्चन क्या है, पेरू की जलधारा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। पेरू की जलधारा की खोज पूछा है, मैंने ये बातें हाईलाइट कराई थी जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, कि पेरू की जलधारा की खोज किसने की थी। तो आप कहेंगे हम्बोल्ट। इसी वजह से हम्बोल्ट को ही इसको कहा जाता है कि इसकी खोज किए थे, और इस जलधारा को हम्बोल्ट की भी जलधारा कहा जाता है। हमने बताया था कि इनके समकालीन थे, इनके साथ में थे रीटर भी थे, जिनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना थी अर्डेकुंडे, और हम्बोल्ट की एक रचना थी कॉस्मॉस। तो ये बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, क्या पता ये भी पूछ ले। तो इसलिए आप कहेंगे पेरू की जलधारा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप कहेंगे हम्बोल्ट। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
हम्बोल्ट इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम्बोल्ट ने इसकी खोज की थी और इसी वजह से इसे हम्बोल्ट की भी जलधारा बोलते हैं। ये भी पूछ सकता है पीरू की जलधारा को निम्न में से कौन सी जलधारा बोलते हैं, तो आप कहेंगे, अगर हो सकता है हम्बोल्ट की पूछ दे दे तो आप कहेंगे हम्बोल्ट की भी जलधारा इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन लहरों की ऊंचाई 40 से 50 फीट, ऊंचाई 40 से 50 फीट तथा लंबाई 3000 फीट से भी अधिक होती है? निम्न में से किन लहरों की ऊंचाई 40 से 50 फीट तथा लंबाई 3000 फीट से भी अधिक होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। तूफानी लहरें, जिसे हम बोलेंगे स्ट्रॉमी वेव्स, सेकेंड है तटीय लहरें यानी कि कैस्टल वेव्स, सी महातरंग यानी कि स्वेल, और डी पवन से उत्पन्न लहरें यानी कि विंड्स वेव्स। तो यहाँ आप कहेंगे कि जो क्या पूछा है, निम्न में से किन लहरों की ऊंचाई 40 से 50 फीट, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, लहरों की ऊंचाई क्या होनी चाहिए 40 से 50 फीट तथा लंबाई 3000 फीट हो, तो वो कौन सी जल लहर रहेगी? तो आप कहेंगे वो रहेगी महातरंग, देवों के देव महादेव, उसी तरह महातरंग स्वेल। तो यहाँ क्या कहेंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, स्वेल। तो इसको नोट कीजिएगा कि निम्न में से अगर पूछ दे कि किन लहरों की ऊंचाई 40 से 50 फीट तथा लंबाई 3000 फीट से भी अधिक होती है, तो आप कहेंगे कि हमारा स्वेल यानी कि महातरंग इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इसे नोट मत कीजिएगा, आप इसे इसी में याद करते चलिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास में अगर अच्छे से देख लेंगे, एक बार देखेंगे क्वेश्चन, 2 बार देखेंगे इस क्लास को, तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए आप इसे, ऐसा क्वेश्चन है आप इसे चाहें तो एक बार वीडियो देखें, 2 बार वीडियो देखें, आपको याद हो जाए। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो, लेकिन फिर भी आपको जैसी आसानी पड़े आप बस उस तरह से आप इसे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगों की लंबाई में दिखाई जाती है, तरंगों की लंबाई किस में दिखाई जाती है, किस यूनिट में दिखाई जाती है? जो तरंग की अगर बात की जाती है तो उसमें तरंग की कितनी ऊंचाई है, ये सब बात, लंबाई, ये सब उसको किस में दिखाई जाती है, ये पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन है इंच में, फीट में, मीटर में, मील में। तो आप कहेंगे जो तरंगों की लंबाई दिखाई जाती है वो किस में दिखाई जाती है, मीटर में दिखाई जाती है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि तरंगों की लंबाई किस में दिखाई जाती है, तो आप कहेंगे मीटर में दिखाई जाती है। नेक्स्ट है, अमावस्या को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है, यानी कि अमावस्या को निम्नलिखित कौन सी स्थिति होती है? हम लोग ये अब देखिए ज्वार भाटा में हम लोग आ गए। ज्वार भाटा में हम लोग पढ़े थे कि अमावस्या की स्थिति को हम क्या बोलेंगे, पूर्णिमा की स्थिति को क्या बोलेंगे, इस समय कौन सा ज्वार आएगा, तो ये बात देखते हैं। अमावस्या की पूछा है, अमावस्या को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? स्थिति की बात की है तो आप कहेंगे, यहाँ ऑप्शन है सिजगी, समकोणीय, व्युति और युति। तो युति व्युति की मैंने बात की थी, जिसमें से युति क्या बोला जाता है, अमावस्या को, और व्युति किसे बोला जाता है, पूर्णिमा की स्थिति को। या अगर हम ये कहें, या तो हम ये कर सकते हैं पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति, या हम कहें कि युति और व्युति की स्थिति। तो ये देखिए एक ही है, या आप बोले अमावस्या की स्थिति या बोले युति उसे बोलें, या अगर यहाँ पूर्णिमा दिया है तो उसे बोलेंगे व्युति। तो युति और व्युति में क्या होता है, बृहत ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है ये भी पूछ सकता है कि युति और व्युति की स्थिति में या पूर्णिमा अमावस्या की स्थिति में कौन सा ज्वार आता है, तो आप कहेंगे वहां पे बृहत ज्वार आता है। तो यहाँ पे जो अमावस्या का पूछा है ये आप बोलेंगे युति, इसका राइट ऑप्शन है। अमावस्या के लिए क्या बोलेंगे, युति है वो, ये युति की स्थिति है। नेक्स्ट है, प्रतिदिन ज्वार लगभग कितने मिनट देर आता है? प्रतिदिन ज्वार की बात किया गया है, प्रतिदिन यानी कि एक कितनी बार ज्वार क्या पूछा है, सॉरी, कितने मिनट देर में आता है, समय पूछा है कि प्रतिदिन जो हमें पता है कि 2 बार ज्वार आते हैं, 2 बार भाटे आते हैं, तो वो जो उसमें एक के बाद दूसरा कितनी बार आएगा? तो हमें पता है कि पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, 12 घंटे बाद वो बाधा पहुंचती है। तो आज ऑब्वियसली वो चंद्रमा की वजह से आ रहा है, तो चंद्रमा फिर 12 घंटे बाद जिसके सामने जहाँ रहेगा वहाँ ज्वार आएगा। लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है, ये बातें हमने वैसे क्लियर कर दी थी एक बार, वैसे आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी तो घूम रही है, लेकिन 12 घंटे बाद उसी जगह फिर आना था ज्वार, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि चंद्रमा भी घूम रहा है, तो चंद्रमा को वहाँ पे फिर चंद्रमा की सिराई में आने में कुल 26 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे प्रतिदिन ज्वार लगभग कितनी मिनट देर में आ रहा है, तो आप कहेंगे 26 मिनट। आना चाहिए 12 घंटे बाद, लेकिन 12 घंटे 26 मिनट ले रहा है, 26 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसे चंद्रमा के सामने ठीक आना, उस स्थान को या उस देशांतर को, उस देशांतर लाइन को उसके सामने आने में 26 मिनट और लग जाता है, जिसे हम कहेंगे 26 मिनट की देरी होती है प्रतिदिन जो ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जब सूर्य व चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के एक ओर हो तो उसे क्या बोलेंगे? देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के क्या बोल रहा है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर हों, जैसे पृथ्वी यहाँ है
पृथ्वी के एक ओर क्या है, चंद्रमा है, और उसी तरफ क्या है, सूर्य भी है, तब इस स्थिति में क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे, उस स्थिति को युति, सिजगी, व्युति, समकोणी। तो यहाँ देखिए ये क्या बोलेंगे इसे, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के एक ओर हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे युति बोलेंगे। तो यहाँ इसका आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन ए युति इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जब एक ओर रहे यानी कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर रहे तो उसे क्या बोलेंगे, युति बोलेंगे। नेक्स्ट है, या आप कह सकते हैं कि जैसे युति की बात हमने देखी यहाँ की थी, युति का मतलब अमावस्या, तो अमावस्या में क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा एक तरफ रहेंगे, पृथ्वी एक तरफ रहेगी, तो या आप युति बोलें या अमावस्या बोलें। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक ओर हो जा रहे हैं, पृथ्वी के दोनों क्या एक उधर चले जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे युति बोलेंगे। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से, ये बातें मैंने हाईलाइट करवाई थी, ये भी देखिए ऑप्शन 35% अधिक होती है, 30% अधिक होती है, 25% अधिक होती है और 20% अधिक होती है। तो मैंने बताया तो जो उच्च ज्वार होता है वो सामान्य ज्वार से लगभग 20% उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी इसका 20% अधिक होगी, ये नोट कीजिएगा। 33rd है, पूर्णिमा को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है। अब पूर्णिमा की बात आती है, हम लोग अभी क्या देख रहे थे, अमावस्या देख रहे थे जिसे युति बोल रहे थे। अब पूर्णिमा आ गया तो यानी कि व्युति। पूर्णिमा में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। व्युति बोला गया है, युति दिया है, सिजगी दिया है और समकोणी दिया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन व्युति इसका राइट ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा के लिए यहाँ व्युति बोला गया है और यहाँ अमावस्या के लिए क्या बोला गया है, युति बोला गया है। तो ये इस तरह से पूछ सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ ले लिया है, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं थी, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसलिए ये वाला क्वेश्चन, एक वाला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूर्णिमा की बात की रहेगी तो व्युति रहेगा और अमावस्या की बात की जाएगी तो युति बोलेंगे उसे। और हाँ, ये भी पूछ सकता है कि अगर सूर्य और चंद्रमा एक तरफ हैं तो पृथ्वी के एक ही तरफ दोनों हैं तो उसे क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे युति, यानी कि अमावस्या में ऐसा होता है, हमने देखा था। और पूर्णिमा में क्या होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, अगल बगल रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। बात मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा। और हाँ, कल की क्लास का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट की क्लास जो रहेगी उस बड़ी अलग तरह से उसका प्लान किया गया है कि आप लोगों को वो क्लास में वो टॉपिक याद कराई जाएगी। ह्यूमन ज्योग्राफी की वो टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी नहीं हो टॉपिक। लोग उसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी बढ़िया तरीके से हम लोग उसे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।